नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 5 बजने वाले हैं और एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज एक बार फिर सुर्खियों में उत्तर प्रदेश का संभल इस वक्त शांत है, वहां अमन दिख रहा है। इंटरनेट पर लगी रोक हटा दी गई है और स्थिति तेजी से संभल में सामान्य हो रही है। लेकिन संभल को लेकर सियासत उबल रही है, सियासत बेचैन है। संभल को लेकर आज फिर सियासी घमासान है। इस घमासान की शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के संभल जाने की खबर के साथ। आज समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल के लोग जैसे ही अपनी अपनी जगह से संभल के लिए रवाना हुए, उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को उनके घर में ही रोक दिया गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक, जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन और रुचि वीरा को रास्ते से वापस लौटाया गया। इसके पीछे वजह बताई जा रही है संभल के डीएम का नया फरमान, जिसके मुताबिक 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संस्था और जनप्रतिनिधियों के संभल आने पर रोक है और इससे पहले आने के लिए सक्षम अधिकारी का आदेश लेना जरूरी है। इस आदेश के बाद सियासी गलियारे में घमासान छिड़ गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार संभल का सच छिपाना चाहती है, सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और लोगों के मूल अधिकार पर पाबंदी लगा रही है योगी सरकार। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार को घेरा, कहा प्रतिबंध सरकार और प्रशासन की नाकामी है, संभल के समूचे प्रशासन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं आरोपों के जुबानी चाबुक जब चलाए गए तो जुबानी ढाल भी सामने आई। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को नौटंकी करार दे दिया और उनके साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक ने संभल हिंसा के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कुल मिलाकर संभल पर अभी भी सियासत प्रचंड वेग से बढ़ रही है। सवाल उठ रहा है, संभल में एंट्री बैन तो फिर सियासत क्यों बेचैन? संभल में शांति जरूरी है या संभल में सियासत जरूरी है और कौन कर रहा है असल में सियासत? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर विस्तार से बात होगी महादंगल में। सबसे पहले आज के इस मुद्दे पर रिपोर्ट देखिए आप। वहाँ पे घटना हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है। वो चीज़ सामने नहीं आ सके, इसलिए हमको रोका गया है। हम किसी को रोकना नहीं चाहते, जो माहौल है उसको बेहतर करना चाहते हैं। जब एक बार सारी चीजें सामान्य हो जाती हैं, कोई आवे, किसी से भी मिले, कोई आपत्ति नहीं। सरकार अपने किए हुए कर्मों को जनता के सामने खुल के ना आने पाओ, इसे रोकने का आपस में लोगों में, बच्चों में, और पहले देखो इसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। ना मानवता है, ना कानून है, ना प्रोटोकॉल है। समाजवादी पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती, जैसा ये करेंगे ऐसा समाजवादी पार्टी को इसलिए नमाजवादी पार्टी कहते हैं लोग। जब नमाजवादी लोग पत्थर फेंकते हैं तब ये चुप हो जाते हैं और जब उन पर कार्रवाई होती है तो सब बिलबिला के घर से बाहर निकल आते हैं। ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता विधायक हैं उत्तर प्रदेश में राजेश चौधरी, आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम और साथ ही खास मेहमान विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करूंगी राजेश चौधरी साहब आपसे।
मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तानाशाही कर रही है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए रोमाना जी, आज वहाँ संभल में आवश्यकता इस बात की है किसी प्रकार से शांति कायम हो। वहां पर जिस प्रकार बलवा हुआ, जिस प्रकार दंगा हुआ और 4 लोगों की जान चली गई, वहाँ किस तरह से शांति हो और वहां के रहने वाले जो निवासी हैं वो अपना शांतिपूर्वक जीवन जिए, ये जरूरी है। यह सोच करके प्रशासन ने वहाँ रोक लगा रखी है बाहर के आने वाले लोगों से। कुछ दिन इंतजार कर लें, जब ठीक से माहौल हो जाए उसके बाद आप जाइए। आप ये बता रहे हैं कि संभल में अभी माहौल सही नहीं है? वहां पर जो प्रशासन जानकारियां दे रहा है कि हालात पूरी तरीके से काबू में है। कल तो शुक्रवार, जुमे की नमाज भी आराम से हो गई, इंटरनेट पर जो बैन था वो हटा लिया गया, सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा है, स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, दुकानें खुल रही हैं। आप ये बता रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है और इस वजह से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को नहीं जाने दिया जा रहा है। हाँ। नहीं, आप मेरी बात को गलत ढंग से पेश कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा हालात ठीक नहीं है, वहाँ हालात सामान्य है, सब रह रहे हैं ठीक से। ये लोग जाएंगे तो दंगा भड़का देंगे। इनकी तो दुकान ही राजनीतिक रोटी तो उससे चलती है, दंगाइयों से। ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते। किस प्रकार शांति हो? शांति की दुश्मन तो समाजवादी पार्टी है। अच्छा, ना, मैं जवाब लेती हूं। यही लोग अनुराग भदौरिया जी, जवाब मिल गया। आप लोगों को इसलिए वहां पर जाने से रोका जा रहा है, राजेश चौधरी जी कह रहे हैं, क्योंकि दरअसल आप लोग दंगा भड़काने के एक्सपर्ट हैं। आप लोग जाएंगे संभल और वहां दंगा भड़का देंगे आप लोग, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, इसलिए रोका जा रहा है। जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच छुपाना चाहती है। अब इन्हें पता है सच क्या है, कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लोगों से मिलेगा, सच सामने आ जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि वहाँ पे किस तरह से दंगा हुआ, पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से, उनकी फेलियर की वजह से। उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की, जिस तरह से गोली चली है, किन की गोली चलने से वहाँ पे मौत हुई है, और जिन लोगों को गोली लगी है कौन लोग थे, वहाँ क्या करने आए थे, सारी बात सामने आ जाती। अब ये चाहते नहीं है कि सच्चाई सामने आए। सच्चाई आएगी तो पर्दा खुल जाएगा। पर्दा में ये हर चीज को पर्दा के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि पर्दे के अंदर रहेगा तो इनकी नाकामी छुपी रहेगी। तो ये वो लोग हैं जो पुलिस प्रशासन फेल हुआ है। हम तो कहते हैं ये दंगा हुआ ही कैसे, क्यों हो गया, यही तो जनता जानना चाहती है। जब आपको पता है कि वहां पे सर्वे हो रहा है, जब सर्वे हो रहा था तो लोग सैनिटाइज करते हैं ना, वहां पुलिस सैनिटाइज करती है इलाके को, बैरिकेडिंग करती है, ड्रोन से वहां पे पूरी कैमरे से निगरानी रखी जाती है। तो ड्रोन कैमरा में फोटो ली गई होगी, उधर से पत्थर बंदूक की गोली चली होगी तो उसकी भी फोटो आएगी ना, जैसे पुलिस की गोली चलाते हुए आ रही है तो उनकी भी आएगी, और साफ साफ जनता के सामने आएगा। प्रतिनिधिमंडल जाता, लोगों से मिलता, सारी बातों का क्लियर पता चलता, पुलिस की भी आ रही है और दंगाइयों की भी आ रही है। तो सच सामने लाने के लिए तो मेरा सवाल आपसे ही अनुराग जी, सच सामने लाने के लिए तो वो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है ना, उस पर भरोसा नहीं है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, पुलिस प्रशासन, आपको लगता नहीं है कि ये लोग क्या सच सामने लाने देने की कोशिश, अगर हम प्रतिनिधिमंडल जाएगा, ये रोक ही क्यों रहे हैं भाई? किसी हमारे वहां पे हिंदुस्तानी 4 बच्चों की मौत हुई है, और किसी के दुख सुख में शामिल होना ये तो हमारी संस्कृति संस्कार रहे हैं हमेशा से। हम समाजवादी लोग हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार अपनाने वाले हैं कि दुख में लोगों के शामिल होते हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, 43 सीटें दी हैं। क्यों दिया है? कि उन्हें पता है कि ये लोग ही हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो किसी से लेना देना नहीं है। अगर हम दुख सुख में शामिल होंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी तकलीफ को जानेंगे, उनको दर्द को बांटेंगे, सच्चाई भी सामने आएगी। हम सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए, सरकार की पोल ना खुले, इसलिए हमें रोका जा रहा है। और क्यों रोका जा रहा है? राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति इसलिए, आप बताइए कि लोगों की मौत है उसमें भी राजनीति करना चाहती है, उसमें भी लोगों को मिलने से रोक रही है। इसके मतलब वो पुलिस प्रशासन को बचाना चाहती है। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वहां के पुलिस प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए, पूरे पुलिस प्रशासन को, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपकी नाकामी की वजह से दंगा कैसे हो गया। ये उनकी जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी से रोक नहीं पाए, वहां दंगा रोक नहीं पाए, उनकी नाकामी हुई। इसलिए मैं कहता हूं ये नहीं चाहते कि ये अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, प्रशासन को बचाना चाहते हैं, और सरकार की जो नाकामी हुई है, जो किसने बोला कैसे गोलियां चली, किस तरह से पत्थर आए। पत्थर तो ऐसे हुए नहीं कि छू मंतर पत्थर आ गए, छू मंतर वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, छू मंतर से तो कुछ हुआ नहीं होगा। अगर वो 4-5 हजार की भीड़ इकट्ठी होती तो आने में समय लगता है। पत्थर जितने आपको दिखाई पड़ रहे, पत्थर कहां से आ गए? इसलिए आपने सैनिटाइज, विज्ञान के युग में हम सब जी रहे हैं, यहाँ जो कुछ हो रहा है सब विज्ञान के बूते पर हो रहा है, छू मंतर का ये दौड़ नहीं है। राजेश चौधरी जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अनुराग भदौरिया कर रहे हैं कि साहब हम मौके पर जाते तो हम सवाल पूछते, और हमारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर जवाब यूपी सरकार के पास है नहीं। बोलती यूपी सरकार की बंद हो जाती है, क्योंकि नाकामी एक के बाद एक इतनी है यूपी सरकार की, गिनाने अगर बैठी जाए तो फिर फहरिस्त लंबी होती चली जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई खानापूर्ति के नाम पर भी एक्शन नहीं हुआ। बड़ी कमाल की बात है राजेश चौधरी जी,
इतना इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, सैकड़ों की भीड़ वहां पर जुट गई और बकौल आप लोगों के सारी की सारी साजिश जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रची और कोई एक्शन नहीं किसी अधिकारी पर। वाह सर। समाजवादी पार्टी ने पहली बार कहा कि उन लोगों के फोटो जारी किए जाए। फोटो जब सरकार जारी करती है तब भी इनको आपत्ति होती है, उसके होर्डिंग पे फोटो छपते हैं तब भी इनको आपत्ति होती है, उनको चिन्हित करके जेल भेजने का काम सरकार करती है तब भी इनको आपत्ति होती है, जो दंगाई है दंगाइयों के साथ खड़े होने का काम सरकार करती है। पहली बार कहा है ना अनुराग जी ने कि उनके फोटो चिन्हित होने चाहिए। सोशल मीडिया में फोटो चल रहे हैं, पुलिस जारी कर रही है, वो नहीं देखा क्या भाई आपने? विशुद्ध रूप से ये तो दंगा करने वालों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी को मान करना चाहिए कि जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने वहां की शांति व्यवस्था खराब की, जिन्होंने 4 लोगों की, निरीह लोगों की जान ले ली, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई पुलिस की गोली से थोड़ा ना मरा है, कोई व्यक्ति पुलिस की गोली से मरा नहीं। 375 की बुलेट उसमें बरामद हो रही है। राजेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही। एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए राजेश चौधरी जी, मेरी भी बात सुनेंगे ना या एक तरफ का भाषण यहाँ पर देते रहेंगे? रुक जाइए, अच्छी बात कही आपने। जो मरे हैं वो पुलिस की गोली से नहीं मरे ना, जो मरे वो पुलिस की गोली से नहीं मरे ना। मैं रोहित अग्रवाल का रुख करूंगी, आरएलडी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है जो मरे हैं पुलिस की गोली से नहीं मरे ना, आप भी यही कहेंगे ना सर? लेकिन मरे तो हैं 4 लोग और जिनके अपने चले गए वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस चपेट में आ गए, उपद्रवियों के शिकार हो गए। तो कोई तो जाएगा ना, जिस बात का जिक्र अभी अनुराग भदौरिया भी कर रहे थे कि साहब ये तो मानवता भी कहती है कि किसी के घर पर अगर ऐसी आफत हो गई है, निधन हो गया है, हत्या कर दी गई है, तो वहां पर कोई तो जाए, पीड़ितों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई जाएगा या नहीं जाएगा? ये नवंबर में हुआ है, संभल में हुआ है, इससे पहले अक्टूबर में बहराइच में हुआ था, याद है या मैं याद दिलाऊं रोहित अग्रवाल जी? और जब बहराइच में हुआ था तो वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं नाम सुरेश्वर सिंह, वो तो लगातार वहां पर पीड़ित परिवार के साथ थे या नहीं थे रोहित अग्रवाल जी? और 13 अक्टूबर को हिंसा होती है बहराइच में और 16 अक्टूबर को पीड़ित परिवार, 3 दिन के अंदर अंदर जो पीड़ित परिवार था उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई जाती है, उनके लिए एक के बाद एक जो मुआवजा है उसका ऐलान किया जाता है। और यहां संभल 4 लोग मर जाते हैं और आप लोग खुद ही कह रहे हैं पुलिस की गोली से तो नहीं मरे, तो फिर कोई क्यों नहीं आ रहा है इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए? बोलती क्यों बंद है रोहित अग्रवाल? रोमाना जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है और ये मौत हुई है भीड़ के कारण, जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई। देखिए, देश संविधान से चलेगा, भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। एक बहुत संवेदनहीन बयान दिया है समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वयं देखा है, वो गवाही देने को तैयार है, उन्होंने स्वयं देखा है कि पुलिस वालों के पास कंट्री मेड पिस्टल होती है, एक एडिशनल पिस्टल होती है जो कि कंट्री मेड पिस्टल होती है। ये बयान समाजवादी पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष का है, आपको लगता है उसके बाद भी इनको वहां पे जाने देना चाहिए? मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को लेकर आपसे सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ, मेरे सवाल को घुमाइए मत सर, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप भी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं, आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप तो सरकार के हिस्सा है ना, आप लोग क्यों नहीं गए वहां पर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए? यहाँ पर क्या पीड़ितों में भी हिंदू मुसलमान ढूंढा जा रहा है? कड़वा लगेगा आपको मेरा सवाल, लेकिन इसका जवाब दीजिए। लोग मरे रुमाना जी, कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं, किस तरह से पेश कर रही हैं बात को? आपने ये मान लिया जो मरे हैं, आपने ये मान लिया जो मरे हैं वो दंगाई है, क्योंकि रोहित अग्रवाल तो ये नहीं मान रहे हैं। नहीं, रोहित अग्रवाल ये नहीं कह रहे। क्यों तुलना कर रही हैं? एक सेकंड, घटना में मुसलमानों ने एक हिंदू व्यक्ति को मारा था। अरे सर, वहां पर जो हिंसा हुई थी और दंगाई की उसकी तुलना कैसे कर सकती हैं आप? एक तरफ शांति व्यवस्था को खराब करने वाले लोग थे, आप दंगाइयों की तुलना बहराइच से कैसे कर सकती हैं? जो मरे आप उनको दंगाई करार दे रहे हैं, जो मरे आप उनको दंगाई करार दे रहे हैं राजेश चौधरी जी? हाँ, दंगाई थे वो। अच्छा, रोहित अग्रवाल जी आप कह रहे हैं कि जो 4 मरे वो दंगाई हैं? रोहित अग्रवाल जी तो ये नहीं कहा। दंगा करने वालों को भाई राजेश जी, रोहित अग्रवाल जी जवाब देंगे, आप ही बोलते रहेंगे। आप इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे? एक मिनट, भाई रोहित अग्रवाल को लेकर आइए ना मेरे साथ। राजेश चौधरी जी थोड़ी यहाँ पर हाईजैक कर लेंगे शो को। रोहित अग्रवाल जी, ये राजेश जी जो है वो सारी अपनी तरफ से ही फैसले सुनाए जा रहे हैं। आ गई का आयोग की रिपोर्ट जो ये सबको दंगाई करार दे रहे हैं, और अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि वो दंगाई नहीं थे, तो फिर बिल्कुल गलत है। देखिए, एक बात बिल्कुल सही साफ है कि किसी की भी जान की कीमत
किसी भी चीज से उसको नापा नहीं जा सकता। बिल्कुल साफ बात है, धर्म के नाम पे ये नहीं आप कह सकते हैं कि कोई किसी धर्म का है तो इसलिए हम ये कहते हैं उनको कि वो दंगाई थे। देखिए जिसकी मृत्यु हुई है वहां पे बिल्कुल साफ साफ है। सुना आपने राजेश चौधरी जी, आप ही की सत्ता में सहयोगी है, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं सर। सुन लिया ना, तसल्ली मिल गई। अब लेकर आइए जरा रोहित अग्रवाल जी को, अपनी बात पूरी कीजिए रोहित जी। हाँ देखिए रोमाना जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लाशों पे राजनीतिक अपनी जमीन ढूंढने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है हम जा रहे हैं दर्द बांटने। आपका सांसद है वहां पे संभल में, जिसने वहां पे दंगा भड़काने का काम किया। 19 तारीख को जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष वहां पे जा रहे थे सर्वे करने, तो सांसद जी क्यों जबरदस्ती घुस गए वहां पे? किस लिए घुस गए? विधायक वहां पे भड़काऊ बयान देता है 24 तारीख को। सांसद ने अगर 19 तारीख को ही अगर सर्वे रिपोर्ट पूरी हो जाने दी होती, अगर कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट ना दी होती कि 19 तारीख को भीड़ के कारण वहां पे रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, तो 24 तारीख का सर्वे होता ही नहीं। परंतु सांसद ने वहां पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। वो समाजवादी पार्टी के हैं ना। मेरे पास ये जानकारी नहीं है। एक सेकंड रोहित जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए मेरे पास ये जानकारी नहीं कि 19 नवंबर को कोई हंगामा हुआ था। 19 नवंबर के हंगामे का कोई जिक्र नहीं है। और जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है जियाउर रहमान बर्क पर, उसमें भी 19 नवंबर का तो जिक्र नहीं किया गया है। वो तो 24 नवंबर से पहले वाला, जो 22 नवंबर को शुक्रवार था, शुक्रवार का जिक्र किया गया है कि शुक्रवार को इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। 19 नवंबर का कोई जिक्र नहीं है। एफआईआर के बारे में बता रही हूं मैं आपको पूरी जानकारी नहीं, मैं आपको 19 नवंबर की भी जानकारी दे रहा हूं। जो कोर्ट कमिश्नर ने वहां पे रिपोर्ट दाखिल की है, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि वहां पे भीड़ आ जाने के कारण वहां पे वो सर्वे पूरा नहीं किया जा सका। हाँ। जो कि एक मूल कारण है, क्योंकि अगले दिन वहां पे वोटिंग भी होनी थी, तो इसलिए वहां पे उस सर्वे को तुरंत रोका गया, क्योंकि वहां पे भीड़ आ गई थी और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी 19 तारीख को। ये कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि वो सर्वे पूरा नहीं होने दिया, और ये समाजवादी पार्टी के सांसद स्वयं जबरदस्ती सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा बने, जबकि उनको किसी भी तरीके से सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पक्षकारी नहीं थे। वहां पे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अपने आप वहां पे लोग थे। सर हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठा हुआ है? क्या वहां पर मिली भगत बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चल रही है ना कि आओ तुम मेरी पीठ थपथपाओ, मैं तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगा? सांसद साहब इतने गंभीर अगर आरोप, तो फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? सर ये सवाल पूछा जाएगा और मैं ये सवाल पूछूंगी। सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। वारिस पठान साहब, एफआईआर हुई है, लेकिन आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? जियाउर रहमान बर्क तो वहां पर जाने के लिए पर तोल रहे हैं। वो तो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर वहां पर जाने के लिए पर तोल रहे हैं, और उनको पुलिस रोक इस आधार पर रही है कि बाहरी व्यक्तियों के जाने पर रोक है। मतलब जो संभल का सांसद है उसको भी जो स्थानीय पुलिस है वो बाहरी करार देकर रोक रही है। सर मैं तो हैरान हूं, हो क्या रहा है? मैं हैरान हूं, हो क्या रहा है? वारिस पठान, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं देखिए हैरान है, पर सर एक सेकंड देखिए रोमाना जी रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद विक्रम सिंह जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके जी आइए। देखिए रोमाना जी, कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है। बहुत बड़ी राज, बहुत बड़ी साजिश बीजेपी छुपाना चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है जनता से। इसीलिए आज देश के नागरिक को देश में एक जगह जाने के लिए रोका जा रहा है। कौन से कानून के तहत रोका जा रहा है? अब क्या संभल में जाने के लिए वारिस पठान को वीजा लेना पड़ेगा? अरे देश का एक हिस्सा है, क्यों नहीं जाने दे रहे? अगर वहां पे किसी की जान चली गई है, लोग शहीद हो गए, 6 मुसलमान शहीद हो गए हैं, गोलियों का निशाना बन गए पुलिस के। अगर उनके घर पर जाकर कोई हाल पूछना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, तो रोका क्यों जा रहा है? रोका क्यों जा रहा है वहां पे जाने से? इसलिए हम बोल रहे थे ना कि ये पूरा एक षड्यंत्र के तहत हुआ है रुमाना जी। जब 19 तारीख के दिन का ही आप किस्सा देख लिए, किस तरह से अचानक से दिल्ली से वकील चले गए, एएसआई के लोगों को ले लिया, 4 बजे एक ऑर्डर ले लिया जाता है कोर्ट से, और उनको यकीन होता है कि ऑर्डर उनके पक्ष में होगा, उनके फेवर में होगा। 45 किलोमीटर दूर कोर्ट से मस्जिद होती है, वहां पर सब तैयार खड़े रहते हैं सर्वे के लिए, दूल्हा बाजा बैंड बाजे बारात के साथ वहां जाते हैं ये लोग, जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंचते, वहां पे सर्वे होता है। 9:30 बजे वहां से सर्वे कमेटी बाहर आकर बोल देती है सर्वे खत्म हो गया। उसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी 24 तारीख के दिन सर्वे करवाने की? किसके आदेश के ऊपर ये सर्वे हुआ था 24 को? और जब वहां पर लोग बाहर आए, वहां के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है सबके सामने कि मैंने पुलिस कर्मियों को सुना है, अब फायरिंग करना पड़ेगा, अब फायरिंग करना चाहिए। पुलिस की गोली से 6 लोगों की मौत हो जाती है, 6 शहीद हो जाते हैं। बाद में बोला जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपस में एक दूसरे को कट्टे से मार दिया। ये झूठ छुपाने की बात है, कितना झूठ छुपाओगे? अब ये सच जानने के लिए जब वहां लोग जाने के लिए कोशिश कर
कर रहे तो उनको रोका जा रहा है। ये तो अच्छा है, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया है कि लोअर कोर्ट अब यहां पर रोक लगा दे, जब तक मस्जिद पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर करता नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। यहां तक के जो एडवोकेट के पास सील्ड कवर के अंदर जो सील्ड एनवलप में लिखा हुआ है वो भी ओपन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, और वहां तक नहीं बात, उन्होंने एएसजी जो था उनको कोर्ट में ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी बनती थी कायदे कानून का पालन करना, आपकी जवाबदारी बनती है कि उस तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, आप लोगों की वजह से ही हो गया। अब मुझे एक जवाब दीजिए रोमाना जी, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से भी कि जो 6 लोग मुसलमान जो शहीद हो गए, पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए, कौन लेगा जवाबदारी उनकी, कौन संभालेगा उनके परिवार को, क्या कानूनी कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर हमारे पास जानकारी चार की है, कब कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने इनकी जानकारी दी। ये सब चीज दोहरा रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन जो आप यहाँ पर जो सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं विक्रम सिंह सर का रुख करूंगी। जरा मेरे साथ विक्रम सिंह जी को लेकर आइए, पूर्व डीजीपी हैं, उनसे जरा समझते हैं सर ये संभल में जो कुछ हुआ। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, क्या ये उत्तर प्रदेश संभल, वहां जिला प्रशासन, पुलिस, उसकी नाकामी करार दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? इतनी संख्या में अचानक से वहां पर भीड़ आ जाती है और जिस तरीके का पथराव होता है, मतलब क्या इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेलियर नहीं करार दिया जाएगा? ये इसके लिए क्या स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार नहीं माना जाएगा? विक्रम सर। रोमाना जी नमस्कार। आपके तीखे सवालों का जवाब अधिकांश का मेरे पास नहीं है। आप बहुत होमवर्क करके रिसर्च करके आई हैं और आपके सिलसिलेवार मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। मैं इस क्षेत्र का डीआईजी 3 साल रहा, 6 दिसंबर 1992 को भी था, एक पत्ता नहीं हिला। अगर आप जनता को विश्वास में लेकर चले, एतमाद रहे, आपका एतबार रहे और आप दोनों तरफ के बुजुर्गवार और अच्छे लोगों को आगे कर दें तो कुछ नहीं हिलेगा। अब आपके सवालों का सिलसिलेवार मैं जवाब देता हूं। भीड़ आसमान से नहीं उतरती, भीड़ आने में समय लगता है, पत्थर इकट्ठा होने में, पत्थर चलने में समय लगता है। एक सामान्य सा एक क्राउड होता है, उसको मॉब बनने में और वायलेंट मॉब होने में एक समय लगता है। जैसे पानी चढ़ाया, ठंडा पानी, गुनगुना पानी, खौलता हुआ पानी, ये खौलता हुआ पानी अकस्मात थोड़ी तो होता है, इसको तैयार किया गया। आपका जो आखिरी सवाल है, क्या हमारी इंटेलिजेंस, हमारी तैयारी ऐसी थी कि हम इसको रोक सकते थे? रुमाना जी 100% हम रोक सकते थे। और इसके बारे में हम कहेंगे कि क्या हमारी कोई चूक थी? मेरा अपना अभिमत यह है, हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम उसके दृष्टिकोण में, और मैं समझता हूं बहुत कुछ कर सकते थे। 144 जो कि 163 भारतीय नागरिकों से, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते थे, हम नाजायज हथियार कर सकते थे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो रुमाना जी आपके जो सवाल का है, मैं बड़े शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि हम कर सकते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। नहीं सर, शर्मिंदगी नहीं, आपका बड़प्पन है कि आप इतना खोलकर दर्शकों के सामने ये सच रख रहे हैं और आप सच को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ नेताओं से जब हम बात करते हैं ना, तो वो तो सच को स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सवालों की गेंद बनाकर एक पाले से दूसरे पाले में फेंकने का काम करते हैं। इसीलिए इससे पहले मैं दोबारा उस राजनीतिक पैनल के पास जाऊं, जिसके पास जाना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बात करने के लिए बैठी हुई हूं और मैं संवाद सबसे करूंगी, सवाल सबसे पूछूंगी। एक सवाल और है मेरा आपसे, और वो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अब ये जो हिंसा संभल में हुई है, ये 24 नवंबर को हुई, और 24 नवंबर सुबह के वक्त ये हिंसा होती है, दोपहर 12 बजे तक हालात काबू में कर लिए जाते हैं, तनावपूर्ण जरूर हालात रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर अब तो पूरी तरीके से सामान्य हो चुके हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, और बावजूद इसके ये जो नया फरमान कि साहब 24 नवंबर को हिंसा होती है, 10 दिसंबर तक कोई बाहरी नहीं आ सकता, और उन बाहरियों का हवाला देकर ये जो सांसद हैं, देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको आने पर ही प्रशासन रोक लगा रहा है। सर, क्या इसके पीछे आपको लगता है कोई सियासी खेल चल रहा है? रुमाना जी, मैंने 36 साल पुलिस की नौकरी की है और आज मैं शासन प्रशासन को बड़ी बारीकी से देख रहा हूं। मुझे याद आता है कि जब कभी ऐसे हालात होते हैं तो ये ब्लैंकेट ऑर्डर लग जाता है बाहरी लोगों के आवागमन पर। मुझे याद हुआ कि सैयद शहाबुद्दीन साहब जो बड़े आईएएस अफसर थे, रिटायर्ड थे, उनको भी रोका गया। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है। अब संभल की तो छोड़ दें, आपके डिबेट में भी टेम्परेचर वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और इससे पहले कि जब यहाँ डिबेट में टेम्परेचर बढ़ रहा है
तो संभल में क्या होगा? अगर हमने जरा सी चूक हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो बेहतर ये होगा कि आपने बिल्कुल कहा शांति है लेकिन स्थिति सामान्य नहीं है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, एसओपी, लेकिन इसी एसओपी को लेकर जो सियासत है वो कैसे अपने लिए सहूलियत ढूंढ लेती है ना, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में और राजेश जी बैठे हुए हैं, तो फिर वो मुझसे कहेंगे कि आप संभल की बात कर रही हैं, बहराइच पर क्यों चले गई? अब तो मैं संभल की बात करते मुझे यहां पर जिक्र पश्चिम बंगाल का करना पड़ जाएगा ना सर, मुझे जिक्र संदेशखाली का भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि एसओपी तो फिर वहां पर और वहां का जिला प्रशासन के भी अपने नियम होते हैं, लेकिन वहां पर हम देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि विपक्ष में बीजेपी वहां पर है, तो वो वहां पर इस कोशिश में होती है कि कहीं पर भी अगर ऐसी घटना घटे तो वहां पर जाए, और हम देखते हैं कैसे वहां पर जमीन पर उतरकर संघर्ष करते हुए बीजेपी के नेता नजर आते हैं। तो फिर ये तो माना जाए ना कि विपक्ष का किरदार है एक तरीके से, और उसी किरदार को जैसे बीजेपी पश्चिम बंगाल में निभाती है वैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी निभाने की कोशिश में है राजेश जी। खैर, आपसे मेरा सवाल इससे इतर है, जिसका जिक्र अभी विक्रम सर कर रहे थे कि साहब बहुत कुछ किया जा सकता था, बहुत कुछ करने में चूक हो गई, तो सर उस चूक का किसी को तो जिम्मेदार बनाइए, कोई तो स्थानीय प्रशासन अधिकारी, किसी की तो जिम्मेदारी तय कीजिए सर, या क्लीन चिट है सबको? रोमाना जी देखिए, कोर्ट ने एक आदेश दिया, कोर्ट के आदेश के अनुरूप जिला प्रशासन ने वहां पूरी तैयारी के साथ सर्वे किया। सर्वे एक दिन में पूर्ण नहीं हुआ। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने ही कहा कि इसको दोबारा से कर लिया जाए, अगले दिन किसी दिन तय कर लिया जाए, उनकी डेट तय हुई, उस दिन हम गए। इसी बीच वहां जो दंगा भड़काने वाले लोग थे उसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, वहां के स्थानीय सांसद भी हैं, स्थानीय विधायक भी हैं। उन लोगों ने एक योजना बना करके वहां पथराव की स्थिति पैदा कर दी और वहां दंगा भड़का दिया। दंगे में दोनों पुलिस ने अपना शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की, उधर से पथराव हो रहा था, गोलियां चल रही थी, सीसीटीवी फुटेज है, सबके वीडियो चल रहे हैं चारों तरफ से। वैसे तो देखिए इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतना संवेदनशील मुद्दा है, और ऐसा मुद्दा जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला मुद्दा है राजेश जी, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बैठकर, लेकिन फिर भी मतलब मैं अजीब सा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। आप यहाँ पर बैठकर जिस तरीके से एक पूरी स्क्रिप्ट मुझे सुना रहे हैं ना सर, वो जो पूरी स्क्रिप्ट आप मुझे सुना रहे हैं, उस स्क्रिप्ट में जो आपने पूरा का पूरा विलेन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बना दिया, मैं मानती हूँ सर, आपकी स्क्रिप्ट में सर, आपकी स्क्रिप्ट में समाजवादी पार्टी विलेन है, लेकिन मैं तो बस इतना कह रही हूं सर कि समाजवादी पार्टी वाले आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर विलेन है, तो फिर वो आपकी स्क्रिप्ट में जो पुलिस वाले थे वो क्या कर रहे थे सर? इन्होंने खुली छूट दे दी, ये नाकाम है सर, ये नाकाम है, इन्हें भनक तक नहीं पड़ी कि वो विलेन समाजवादी पार्टी वाले लोग इतना बड़ा खेला कर गए, इतना बड़ा खेला कर गए सर, और पुलिस को खबर तक नहीं मिली, पुलिस को क्लीन चिट आपने दे दी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार स्पष्ट रूप से दंगाइयों के साथ वही व्यवहार करती है जो उनके साथ होना चाहिए, कोई संदेह नहीं है। कोई इसमें शांति का दूत थोड़ा ना था जो मरे, कुछ है बता रहे थे बारिश पठान जी, अरे दंगाई तो मरे भाई, वो हिंदू है या मुसलमान हो, उसकी जाति और धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं आप? अपराधी की जाति धर्म ढूंढने का काम करेंगे आप? सर आप यहाँ पर बैठकर दंगाई कह रहे हैं सर, अभी तो ये प्रूव नहीं हुआ कि वो दंगाई थे सर, उनके परिवार के लोग तो कह रहे हैं कि कोई सुबह में अपनी दुकान पर जा रहा था काम के लिए, वो चपेट में आ गया सर। पुलिस की गोली से कोई मरा नहीं है, पुलिस की गोली से कोई मरा नहीं है सर, पुलिस की गोली से कोई मरा नहीं है सर। आप यहाँ पर बैठकर उनको दंगाई कह रहे हैं सर। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के आप ही के साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, रोहित अग्रवाल जी, वो खुद आपको ये सलाह दे रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिए सर, किसी को भी ऐसे दंगाई कह देने में, है ना सर? थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए सर, जब हमें पता ही नहीं है सर, अभी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ही आने दीजिए सर कम से कम। अच्छा, आप तो ये चाहेंगे टेलीविजन पर बैठ करके वहाँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, वो उसमें जल्दबाजी नहीं है, वो जल्दबाजी नहीं है, वो तो दिख रहा है ना सर, उनकी नाकामी थी, वो तो दिख रहा है उनकी नाकामी थी, सैकड़ों की भीड़ आ गई, और बकौल आपके समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर इतनी प्लानिंग कर रहे थे, और वहां पर जो प्रशासन है उसको भनक ही नहीं लगी, उसको भनक ही नहीं लगी। राजेश जी आप खुद ही बता रहे हैं मुझे कि कैसे वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, इतनी साजिश कर ली, और आपके पुलिस प्रशासन को भनक ही नहीं लगी। कमाल है सर, कानून से चलता है, कमाल है, कानून को अपना काम करने दीजिए। यही तो कह रही हूँ सर, कानून को अपना काम करने दीजिए, यही तो कह रही हूँ सर, वो जो कानून के हिसाब से न्यायिक आयोग बनाया उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, यही तो कह रही हूँ सर। अभी तो किसी ने नहीं कहा जो हमारे यहाँ वो कौन थे, आप यहाँ पर आकर मुझे बता रहे हैं कौन थे। आप अपने पहले सहयोगी दल के नेता को बता दीजिए, उनसे कहलवा दीजिए। मुसलमान दोषी है, महिला दोषी है, पुरुष दोषी है, वकील दोषी है, कौन दोषी है,
ये तो आयोग बताएगा, तब कार्रवाई होगी ना। हाँ, तो सर तो फिर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए ना। वही तो कह रही हूँ, यहाँ पर बैठकर क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन दोषी है, कौन उपद्रवी है? यहाँ पर बैठकर क्यों यहाँ पर बैठकर क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप बताइए चाहती क्या है आप? मैं तो ये चाहती हूँ सर कि देश संविधान से चले। मैं तो चाहती हूँ सर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। मैं तो चाहती हूँ जो पीड़ित है उसके साथ सरकार, सत्ता पक्ष और सारे राजनेता खड़े हो सर। मैं तो चाहती हूँ जिसको जख्म लगाए उसके जख्म पर मरहम लगाया जाए। मैं तो ये चाहती हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है ना। यहाँ तो सियासत चमकाने के चक्कर में सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया को लेकर आई। अनुराग जी, सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उपचुनाव 9 सीटों पर जीत जाएंगे इस दावे की हवा निकल गई, इसीलिए ये संभल हिंसा बीजेपी घेर रही है। अनुराग जी, इतनी अच्छी बात बोलो। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। उससे इंसानियत उनकी मर चुकी है। अब इंसानियत की बात ही नहीं उनके अंदर बची है। खुद ही कह रहे हैं न्यायिक जांच हो रही है तब पता चलेगा। आप उसमें जो बिलाल नाम का बच्चा मरा, नईम की मौत हुई, मोहम्मद कैफ की हुई, अयान की हुई, इसी तरह से बहराइच में रामगोपाल मिश्रा जी की हुई थी, उसके पहले चंदन गुप्ता की हुई। ये सब बहुत कम उम्र के लड़के हैं, ये बच्चे हैं, ये 19-20 साल 22 साल के हैं ये। और ये क्यों हो रहे हैं? सरकार की और पुलिस की नाकामी की वजह से। रामगोपाल मिश्रा जी की भी जब मौत हुई थी तब भी पुलिस की नाकामी थी। पुलिस ने सैनिटाइज कर लिया होता, उसमें पुलिस चौकन्नी होती और मुस्तैद होती, तो जब वो चल रहा था उसको पकड़ लेते, घर वालों को पकड़ लेते तो उसकी मौत नहीं होती। इनकी नाकामी की वजह से उसकी मौत हो गई। इसी तरह से आज 4 हमारे बीच में जो हमारे यहाँ पे संभल में बच्चे 4 लोगों की मौतें हो गई। किसकी पुलिस की गोली से हुई या यहाँ वहां पे कैसे हुई, जांच का विषय है। इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं किसकी गोली से उनकी मौत हो गई, कौन है वो लोग जिसकी गोली से उसकी मौत हुई है। ये सच सामने क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है? क्यों हमें जाने से रोक रही है? हम जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी गोली से मौत हुई है, और जिनकी गोली से मौत होगी उसको सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कि आप बच्चों को गोली मार देंगे, चाहे कोई भी गोली मारने वाला हो, चाहे भीड़ हो, चाहे पुलिस वाले हो, जिसने भी गोली मारी होगी उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस घर का बच्चा जाता है, जिस घर का चिराग बुझता है, उस घर वालों से पूछिए, उसकी मां से पूछिए, उसका सीना कैसे फटता होगा दुख से। चाहे बहराइच की घटना हो, चाहे संभल की घटना हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं अनुराग भदौरिया जी। लेकिन उसकी इस बात अनुराग भदौरिया जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी है, आप चले जाएंगे, आप जांच कर लेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हम पीड़ितों के साथ खड़े होने जा रहे हैं, हम किसी के दुख में शरीक होने के लिए जा रहे हैं, तो मैं समझ पाती। आपके पास क्या अथॉरिटी है सर? आपके पास क्या अथॉरिटी है? आपके पास क्या सिस्टम है? आपके पास क्या नेटवर्क है? आप कैसे जाकर वहां पर जांच कर लेंगे? आप कैसे वहां से सच सामने ले आएंगे निकालकर? बोल लूं जब हम उसके घर में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, दुख दर्द में शामिल होंगे, क्योंकि इनका तो कोई ज्ञान नहीं। 6 दिन हो गए, कौन है उस माँ बाप से मिला जो बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं? सरकार ने उनसे मिलने की कोशिश की, सरकार का नुमाइंदा उनसे कोई मिला, जानने की कोशिश की कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? ये नहीं जाते। अमन गुप्ता की भी यहाँ पे मौत हुई थी लखनऊ के अंदर में, नहीं गया कोई, नहीं मिलने गए। समाजवादी गए, उन्होंने आर्थिक मदद भी की और आवाज भी उठाई, वो भी पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई थी। कमाल के लोग हैं ये लोग। लोगों की पुलिस कस्टडी मौत हो जाती है, मिलने तक नहीं जाते, उनसे दुख दर्द नहीं पूछते, उनका हालचाल नहीं पूछते। आज भी उसके अमन गुप्ता की फैमिली भटक रही है। सवाल यह है कि जब बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं, ये उसमें जाति धर्म खोजने की कोशिश करते हैं। हम तो अमन गुप्ता में जाति धर्म नहीं खोज रहे, हम तो रामगोपाल मिश्रा जी में भी नहीं खोज रहे, ना बिलाल में खोज रहे, ना नईम में खोज रहे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी है और हमारे हिंदुस्तानी हमारे खून है। ये इन पे सबका अधिकार, इनकी मौत हो रही है। चंदन गुप्ता में भी मैंने नहीं खोजा। सवाल है कि ये वो लोग हैं जो जाति धर्म खोज रहे हैं मौत में, ये बच्चे हिंदुस्तानी, और इनकी मौत हो रही है, पुलिस की गोली से हो रही है, कैसे हो रही है, जानने का जात का विषय, उसके दुख दर्द में हम शामिल होना चाहते हैं, हम उनके परिवार के साथ दर्द बांटना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर इंसानियत है, मानवता है, हम मानव धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, रातों रात वहाँ के डीएम और हम हिंदुस्तान की संस्कृति केवल इसलिए आपने हटा दिया था कि उन्होंने उन अपराधी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने सचिन चौधरी और गौरव चौधरी की हत्या की थी। भूल गया? भेदभाव करना आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारे यहाँ कानून दोनों एक साथ बोल रहे हैं, अब दोनों एक साथ बोल रहे हैं, और अब मुझे दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। एक एक करके बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगी आपकी बात, दर्शक भी आपकी बात समझ पाएगा। एक एक करके रोहित अग्रवाल जी को लेकर आइए, ऐसे बहस नहीं हो सकती है। राजेश जी आप बोल रहे थे, अनुराग जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उन्हें सुन लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, जवाब दीजिएगा। ठीक है, रोहित जी के पास पहले चलते हैं, उसके बाद राजेश जी आ रही हूं आपके पास, वारिस भाई आपके पास भी आ रही हूं मैं, जवाब दीजिएगा आप भी। लेकिन पहले रोहित अग्रवाल, ये जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला फिलहाल
जो संभल में हुआ है रोहित जी, मेरे को कब पूछेंगे? मैं आ रही हूँ रोहित जी के पास जाने के बाद, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी वारिस भाई। रोहित जी, ये पूरा संभल हिंसा का मामला ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बन गया है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इंसानियत बाकी है या नहीं है? नहीं देखिए रोमाना जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी दंगे के ऊपर। किसी भी दंगे के ऊपर विपक्ष को भी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। जिस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं के आए हैं, चाहे वो राम गोपाल जी के हों, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष के हों, और इनके नेता प्रतिपक्ष के हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी के हों, ऐसा दिख रहा है जैसे पहले से इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हमको बोलना क्या है और हमको किसके पक्ष में बोलना है। ऐसे नहीं चलता है ना। देखिए, वहां पे दंगा हुआ है, किसी भी भीड़ को, जैसे अभी अनुराग भदौरिया कहे थे कि 18-20 साल के लड़के, इसीलिए तो तुम गुमराह कर रहे हो भाई। इसीलिए आप गुमराह कर पा रहे हैं उन 18-20 साल के बच्चों को। अगर वो तो उनकी उम्र ज्यादा होती तो वो आपके बहकावे में ना आते। दूसरी बात ये कह रहे थे अमन गुप्ता को हमने आर्थिक मदद की, 1 लाख रुपए की चेक देके फोटो खिंचवा रहे हो, और उसको कितनी बार बेचोगे भाई? यहाँ डिबेट पे भी बोलोगे कि 1 लाख रुपए देके हमने आर्थिक मदद की। अरे शर्म आनी चाहिए। किसी की मौत हो गई, उस पे 1 लाख रुपए देके आप यहाँ पे उसका भी आप श्रेय लेने के लिए चले आए। फोटो तो खिंचवा चुके हो ना। आप कितनी बार उस आर्थिक मदद की आप अवहेलना देने का काम करोगे? कितनी आर्थिक मदद आपके सांसद ने कर दी इन 4 बच्चों की? इनकी मृत्यु हो गई है। ये बात बिल्कुल साफ है कि जब तक वहां पे अपने वोट बैंक को साधना है। संभल हिंसा जो है उसी की मिसाल बनकर उभर रहा है। जिस तरीके से ये सीधा आर पार बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश संभल हिंसा। वारिस भाई, देखिए रोमाना जी, ये बीजेपी एसपी पे डालेगी, समाजवादी बीजेपी डालेगी, इससे मसला हल नहीं होने वाला है। 6 लोगों की जान चले गई है, 6 मुसलमान शहीद हो गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी यहाँ पर बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि पुलिस ने अपना काम किया, तो मैं चाहूंगा कि क्या बीजेपी भी ये मानती है कि पुलिस ने सही गोली मारी? पुलिस को अगर लगता था कि कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, पहले तो LIU इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर हो गया, तो आपने वाटर कैनन यूज किया क्या? आपने पैलेट बुलेट यूज किया क्या? नहीं किया। आपने तो सीधा सीने के ऊपर धाड़ धाड़ गोलियां मारना चालू कर दिया। कौन से कानून के तहत ये किया? क्या पुलिस को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई सामने पत्थर लेके खड़ा हुआ है तो उसको आप डायरेक्ट गोली मार दो? बताओ मुझे, क्या मोदी इस बात से सहमति रखते हैं? क्या भाजपा इस बात से सहमति रखती है जो उनके प्रवक्ता ने भी बैठकर कहा कि पुलिस ने अपना सही काम किया, दंगाइयों के ऊपर गोली चला दी? कौन था दंगाई? कौन आया था मुंह पे मास्क बांध के? कौन था वो जिसने सीसीटीवी फुटेज को खराब करने की कोशिश की? क्या आपको पता चला कौन थे वो लोग? आपके LIU इंटेलिजेंस का टोटल जो फेलियर हुआ, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर की वजह से 6 लोगों की जाने चलेगी। और आप यहां बोल रहे हो कि पुलिस ने सही काम किया। क्यों वाटर कैनन यूज नहीं कर रहे थे उस वक्त पुलिस ने? पैलेट गन क्यों नहीं यूज किया था पुलिस ने? अरे अगर ये यूज करते तो कम से कम 6 लोगों की जानें बच जाती ना। और आज अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे किस कानून के तहत रोका जा सकता है? संभल का जो MP उसको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या आप छुपाना चाहते हो? और देश जानना चाहता है। आप कितनी भी राज छुपा लो और ये बात छुपने वाली नहीं है, क्योंकि 6 मासूम बेगुनाह मुसलमान शहीद हुए हैं। लेकिन वारिस जी, वो तो बताया ना विक्रम सर ने कि SOP के तहत अमूमन ऐसा किया जाता है, तो वो तो प्रशासन कर सकता है, रोक लगा सकता है वो जाने पर। वही तो बता रहे थे अभी विक्रम जी। वारिस भाई, उस दिन क्यों नहीं लगाए थे 24 तारीख को? तो 24 तारीख को 144 क्यों नहीं लगा? हाँ। जब इतना ही पुलिस इंटेलिजेंट है, सरकार इतनी वहां की समझदार है, तो 24 को जब सर्वे के लिए गए थे, सेकंड जब किसी ने कहा नहीं था सर्वे करने की, कोई जरूरत नहीं थी, तो उस टाइम 144 क्यों नहीं लगाया? उस टाइम कोई प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिए? उस टाइम क्यों चाहा पुलिस ने कि ठीक है आने दो पत्थर लेके, हमको तो सीना चाहिए, हम तो सीने पे गोली ठोकने वाले हैं ना, हम तो थोड़ी प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे, हम वाटर कैनन थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, हम पैलेट गन थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, हम तो बिंदास मारेंगे और बता देंगे देखो हम दादा है, हमारी दादागिरी हमारे सामने सब कमजोर है। ये किया है और इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई लेवल दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस की तरफ से यही बताया गया कि पुलिस की तरफ से टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पुलिस की तरफ से जो है वो रबर पैलेट्स का यूज हुआ, और जो मरे हैं उनकी जो 2 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें भी 315 बोर की गोली लगने से मरने की बात सामने आई है। और पुलिस जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उसमें ये वाली गोलियां इस्तेमाल नहीं होती। कैसा हुआ ये अच्छा, आपस में लड़ लिए? अरे कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे रुमाना जी कि आपस में कट्टे लेके आए और एक दूसरे को मार दिया? नहीं, हम तो देख रहे वीडियो फुटेज है रुमाना जी, आप झुटला नहीं सकते मेरे को, मेरी आंखों को आप झुटला नहीं सकते, आपकी आंखों को आप झुटला नहीं सकते, वीडियो फुटेज है, पुलिस सीधा देख रही है ऐसा गोली मारता हुआ, आपको हमको सबको दिख रहा है। एडवोकेट बोल रहा है कि पुलिस ने कहा कि फायरिंग करना पड़ेगा, तो क्या सब झूठ है? और सिर्फ जो ये बीजेपी के प्रवक्ता है,
बीजेपी बोल रही है ये सच है? नहीं रोमाना जी, मैं राजेश जी का रुक करती हूं। ठीक है सर, ठीक है, मैं राजेश जी का रुक करती हूं। राजेश जी, जो बात सामने निकल कर आ रही है ना, मतलब समाजवादी पार्टी बीजेपी को और आप लोग जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी को, कि साहब देखिए ये समाजवादी पार्टी के सांसद, ये समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय विधायक है उनके बेटे, इन सबके नाम तो एफआईआर में है ना। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है सर, और वो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई में ये आम लोगों की जान क्यों जा रही है सर? राजेश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एमआईएम के प्रवक्ता की बात का जवाब दूंगा जी। वो बार बार पुलिस को आरोपित कर रहे हैं, पुलिस की गोली चली ही नहीं। पुलिस जिस गन से गोली चला रही है वो भैया पैलेट गन ही चल रही है जिसकी मांग कर रहे हैं आप। वो आंसू गैस के गोले चलाने वाली गने जरा देखिए, आपको इतना तो कहने पड़े। मैं ये जवाब दे चुकी हूँ, वो नहीं समझेंगे। ये देखो ये मैंने अभी उनको यही जवाब दिया, वो नहीं पुलिस समझेंगे। आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, और जब दंगाई पुलिस पे गोली चला रहे थे, उन्हीं क्या कर रहा था, ड्रोन सिस्टम क्यों नहीं आपने लगाया, सैनिटाइज क्यों नहीं किया, बैरिकेडिंग क्यों नहीं की, पत्थर कहां से आ गए, 315 की जो राजेश जी को लेकर आइए मेरे साथ। अनुराग जी, आपका हिसाब बराबर हो गया राजेश जी से। अब राजेश जी का जवाब सुन लें। राजेश जी ने ठीक है आपके बीच में बोला था, आपने हिसाब बराबर कर लिया। अब राजेश जी का जवाब सुनने दीजिए। राजेश जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, बड़ा सीधा सरल सवाल है सर। ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की राजनीति में सर ये जाने जा रही है लोगों की। ये संभल में आप समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं कटघरे में खड़ा, समाजवादी पार्टी वाले आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर कि फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं तो फिर आप दोनों को ही जिम्मेदार करार दूंगी सर। देखिए, समाजवादी पार्टी का सांसद वहां, समाजवादी पार्टी का विधायक वहां, दोनों की आपसी लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई कि मुसलमानों का कौन बड़ा है, कैसी है, ये भी एक कारण है वहां पे। जब वहां सर्वे टीम गई अदालत के आदेश से, इनको क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्यों गए? वहां सर्वे करके आ जाते वो लोग, जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट कोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गजब बात है सर, कारण सब पता है, हिंसा क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पता है, बावजूद इसके हिंसा रोक नहीं पाए। हिंसा हो जाती है, 4 लोगों की जान चली जाती है। हालात ऐसे संभल में अभी भी तनावपूर्ण कि बाहरियों के आने पर रोक लगी हुई है। और देखिए आप सियासत किस तरीके से गर्म है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।